नमस्कार, खबर फास्ट की बेहद ही खास पेशकश आपका डॉक्टर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शाहबाज खान। स्ट्रीट फूड खाने का अपना ही मजा है। गली नुक्कड़ पर मिलने वाली चाट पकौड़ी का कहना ही क्या। इस स्वाद के चक्कर में लोग सेहत की अनदेखी कर देते हैं। इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि स्ट्रीट फूड को किस तरह से बनाया जाता है। ऐसे में बार बार फूड पॉइजनिंग को झेलना पड़ सकता है। फूड पॉइजनिंग होने पर जी मिचलाना, उल्टी की समस्या हो सकती है, जिसका उपचार समय रहते ना किया जाए तो इसके घातक परिणाम हो सकते हैं। पिछले कुछ समय से डायरिया और फूड पॉइजनिंग के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। इसके पीछे बरसात के कारण माना जा रहा है, क्योंकि अक्सर अगस्त के महीने में बरसात बहुत कम होती है। गर्मी का प्रकोप ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से मौसम में अचानक बदलाव होते हैं, जो सेहत के लिए सही नहीं माना जाता। प्रकृति के बदलते स्वरूप से शरीर पर होने वाले इन दुष्प्रभावों से कैसे बचे, ये जानना जरूरी है। वैसे भी बरसाती सीजन में खान पान को लेकर ध्यान रखने की बेहद जरूरत होती है, लेकिन जो बरसात हो रही है उसको लेकर कितना सावधान रहने की जरूरत है। डायरिया, फूड पॉइजनिंग से कैसे राहत पाएं, खाने पीने का क्या ध्यान रखें, आज आपका डॉक्टर में इसी विषय पर बात करेंगे। और अगर आप भी ऐसी किसी परेशानी से जूझ रही हैं तो डॉक्टर से सीधी बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का निदान प्राप्त कर सकते हैं। दरअसल फूड पॉइजनिंग पेट से संबंधित एक संक्रमण है, जो कि स्टेफिलोकोकस नामक बैक्टीरिया, वायरस या अन्य जीवाणु के चलते हो सकता है। ये बैक्टीरिया, वायरस या अन्य जीवाणु हमारे खाने के साथ पेट में चले जाते हैं, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग जैसी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है। खाने के अलावा गंदा पानी पीने, ज्यादा पानी पीने से या कोई अन्य ड्रिंक लेने की वजह से भी फूड पॉइजनिंग की समस्या हो जाती है। इसकी वजह से लगातार उल्टियां आने जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। खाना हमारे शरीर के विकास के लिए कितना जरूरी है, इस बारे में हम सभी अच्छे से जानते हैं, लेकिन काफी बार आहार हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी बन जाता है। खाने की वजह से कई शारीरिक समस्याएं हो जाती हैं, जिसमें फूड पॉइजनिंग सबसे आम और सबसे गंभीर समस्या है। सभी इस बारे में जानते हैं कि फूड पॉइजनिंग एक गंभीर समस्या है, लेकिन इसके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। अगर आप खुद को फूड पॉइजनिंग के खतरे से दूर रखना चाहते हैं तो आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे इन बीमारी से निजात पाए। अगर फूड पॉइजनिंग हो गया है तो इन चीजों से परहेज करनी चाहिए। हम भारतीयों की खासतौर पर कई आदत होती हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे उन नंबर्स पर जिनके माध्यम से आप अपनी समस्या हमारे समक्ष रख सकते हैं। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इनके माध्यम से आप सीधा सवाल कर सकते हैं और जान सकते हैं आखिर आपकी बीमारी कब से चल रही है और इसका निदान आखिर कैसे हो सकता है। तो चलिए आपके डॉक्टर की शुरुआत करते हैं खास कार्यक्रम की। और दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। प्रोफेसर रमेश वर्मा है, जो कि PGIMS है रोहतक से। डॉक्टर अमन समोता है, आयुर्वेद कंसल्टेंट। आप दोनों का बहुत स्वागत है। प्रोफेसर रमेश, पहला सवाल मेरा आपसे ही है कि अगर खासतौर पर फूड पॉइजनिंग की बात करते हैं, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है? फूड पॉइजनिंग का मतलब ये है कि अगर आपको किसी भी खाने के बाद अगर आपको उल्टी या दस्त शुरू होते हैं, और उसको हम फूड पॉइजनिंग बोलते हैं। फूड पॉइजनिंग का मेन कारण पानी का पीना, दूषित पानी का पीना या खाना ही है। बेसिकली ये मॉनसून का जो सीजन है, इस सीजन के अंदर बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है बहुत जल्दी होती है। तो जो भी अगर हम बाहर का खाएंगे अनहाइजीनिकली या पानी पिएंगे गंदा पानी फॉर एग्जांपल, तो उसकी वजह से आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। उसको हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग की बेसिक प्रॉब्लम आपको उल्टी आती है, उल्टी के साथ पेट में दर्द हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है और हल्का सा बुखार भी आ सकता है और दस्त भी लग सकते हैं। कोशिश करें कि इमीडिएटली अगर इस तरह की आपको प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें और पानी का सेवन जरूर करें। घर में पानी उबाल के पिए, क्योंकि ये सीजन जो है मानसून का है, तो घर में हो सकता है कि दूषित पानी आता हो। तो बेस्ट सबसे आपका जो ध्यान करने वाली बात रहेगी पानी की, वो बेटर ये है कि पानी को उबाल के पिए, रात को उबाल लें और रात को ठंडा होने के लिए छोड़ दें। सारे दिन उसका सेवन करें। और खाने के लिए मैं ये कहूंगा कि बाहर का सेवन बिल्कुल ना करें। घर में जो भी हेल्दी फूड है वही खाएं।
ठीक है डॉक्टर रमेश, बहुत अहम ये भी जानना हो जाता है इम्यून सिस्टम के जो है जिक्र जब भी हम करते हैं तो हमने देखा था कि कोरोना के बाद जो है ये काफी प्रचलित शब्द हुआ था और लोगों को ये जानने का भी जो है मौका और अवसर मिला था कि इम्यून सिस्टम कितना महत्वपूर्ण है। खासतौर पर अगर अभी की मौजूदा हालातों की बात करते हैं तो इसमें जिनका इम्यून सिस्टम वीक है क्या उनके लिए ज्यादा घातक है, वो इसके ज्यादा शिकार हो सकते हैं? क्योंकि इम्यून सिस्टम सीधे तौर पर कहा जा रहा था कि कोरोना उन पर ज्यादा अटैक करता है, सबसे ज्यादा उम्र जिनकी होती है बूढ़े जो होते हैं, बुजुर्ग जो होते हैं और खासतौर पर बच्चे, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो उनके लिए ज्यादा खतरा है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जिस बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम वीक है, इम्यून सिस्टम वीक उन्हीं में होता है या तो बच्चे कमजोर हो जिनमें खून की कमी हो, या गर्भवती महिलाएं हो, या दूध पिलाने वाली महिलाएं हो, या किसी को डायबिटिक हो, या कोई हार्ट की डिजीज हो, या कैंसर हो, या कोई टीबी हो, या कोई क्रोनिक डिजीज हो जो बंदा बेड रिडन हो, उनके अंदर लड़ने की शक्ति कम होती है। तो उनके अंदर अगर छोटा सा इन्फेक्शन भी अगर बॉडी में चला जाएगा तो जल्दी से मल्टीप्लाई करता है। तो उनको खासकर इस मॉनसून सीजन के अंदर बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो बाहर का बिल्कुल भी सेवन ना करें। घर में जो भी है, घर पे अवेलेबल जो भी आपका फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हैं, कोशिश करें वही खाएं। बाहर का अगर सेवन करेंगे तो हो सकता है इन पेशेंट के अंदर जिनका मैंने अभी आपको बताया उसमें फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है डॉक्टर अमन, मैं आपका रुख करना चाहूंगा क्योंकि आयुर्वेद की खासतौर पर बात करते हैं तो आयुर्वेद भी बहुत अहम है। अगर खासतौर पर फूड पॉइजनिंग की बात करते हैं, डेंगू की बात करते हैं, आज जब बारिश से होने वाली जितनी भी बीमारियां उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और कैसे इनसे बचा जा सकता है इसकी भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं फूड पॉइजनिंग की। अगर फूड पॉइजनिंग की बात करते हैं, प्रोफेसर रमेश ने हमें बताया कि हमें किन किन चीजों को खाना चाहिए, किन किन चीजों को इग्नोर फिलहाल मौजूदा हालात में करना चाहिए। आयुर्वेद के लिहाज से अगर बात करते हैं, अगर हम फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं, डेंगू के शिकार हो गए हैं, क्या रामबाण है आयुर्वेद में? सर, फूड पॉइजनिंग में सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा, प्रोफेसर रमेश ने जैसे बताया, बाहर की चीजों से जैसे हम इंटेक ज्यादा करते हैं, बाहर की चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं, जो पैकेट फूड हो गए, एक्सपायरी डेट वाले फूड आइटम्स हो गए, उनकी वजह से पेट में इंफेक्शन जाता है और फूड पॉइजनिंग जैसे केस हमें देखने को मिलता है। लेकिन आयुर्वेद में जैसा बताया गया, ना तो हीन मात्रा में ना ही अति मात्रा में, अच्छा, दोनों ही रूप में जो भी भोजन खाया गया होगा वो विष के रूप में काम करेगा। वो आम बनाएगा, आम से फिर दोषों की उत्पत्ति होगी। यही आयुर्वेद में लिखा हुआ है। तो अगर हमें फूड पॉइजनिंग हो जाता है, अगर हम आयुर्वेद के लिहाज से अगर बात करते हैं तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको अपनाकर हम इससे बच सकते हैं? खाना पीना तो हो गया, लेकिन घर की अगर खासतौर पर बात करते हैं, क्योंकि नीम की बात कर ले और अगर तमाम नींबू की बात कर ले, तमाम जो है रामबाण के तौर पर साबित होते हुए दिखाई देते हैं, तो अगर इन चीजों का हम सेवन करते हैं तो इससे बचा जा सकता है? डॉक्टर अमन जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको फूड पॉइजनिंग जैसे केस हो जाते हैं तो सबसे पहले आप डॉक्टर का रुख करें। आपके नजदीक से नजदीक जो भी डॉक्टर हो, चाहे वो एलोपैथी से हो चाहे आयुर्वेदिक से हो, उसका रुख करें। अगर आप घर की बात करें तो हम घर पे सिर्फ खान पान का ही ध्यान रख सकते हैं, दवाइयों के लिए हम डॉक्टर पे ही निर्भर हैं। खुद से अगर दवाइयां लेंगे तो हमारे लिए और घातक साबित हो सकता है। खान पान में आप सबसे पहले ये देखेंगे कि आप स्टार्टिंग में जो भी हैवी फूड्स आइटम है, घी हो गया, बाहर के कुछ भी आइटम्स हो गए, जितना हैवी फूड होगा, बासी खाना होगा, वो हम नहीं खाएंगे। फ्रीज में रखी चीजें कुछ नहीं खाएंगे। साथ ही साथ हमारे आयुर्वेद में ऐसी मेडिसिन हैं जो अग्नि को प्रज्वलित करती हैं। जैसे ही अग्नि दीपन होगा, दोबारा से जो डाइजेस्टिव फायर है वो अपने स्टेबल होगी, तो जो भी खाना हम खाएंगे धीरे धीरे सुचारू रूप से पाचन होगा उसका, और धीरे धीरे वो सर्कुलेटरी सिस्टम में अच्छा प्रभाव बनेगा उसका। ठीक है, और बहुत अहम बात जो है डॉक्टर अमन ने यहाँ पर की है कि हमें कुछ भी अपनी तरफ से मेडिसिन का सेवन नहीं करना है, सबसे पहले हमें डॉक्टर का रुख करना है। प्रोफेसर रमेश, मैं आपके और रुख करना चाहूंगा। हम भारतीयों की खासियत है और आदत है कि हम चुनौतियों का डटकर तो सामना करते हैं, उसी तरह बीमार हैं तो 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे ये कह के टाल देते हैं। लेकिन आप आज बताएं कि लक्षण अगर हमें मिलते हैं तो डॉक्टर के पास हम कब जाना चाहिए? और बहुत जरूरी हो जाता है डॉक्टर के पास कि भाई अब जो है कंडीशन जो है वो क्रिटिकल हो सकती है। अगर मैं फूड पॉइजनिंग की बात करूं, अगर आपको वॉमिटिंग या डायरिया, अगर आपको रुक नहीं रहा, बार बार वॉमिटिंग आ रही है या आपको दस्त आ रहे हैं और आप में जैसे कहते हैं कि कमजोरी आ गई है, वीकनेस आ रही है और आपको खड़े होने की शक्ति नहीं है, तो इमीडिएटली आप डॉक्टर से कांटेक्ट करें। क्योंकि अगर उल्टी और दस्त लगे तो आपके अंदर एक डिहाइड्रेशन बोलते हैं उसको हम हिंदी में कहते हैं कि पानी की कमी हो गई है। अगर हमारे अंदर ज्यादा पानी की कमी होती है तो कई बार वो घातक हो जाती है, खासकर बच्चों के अंदर। छोटे बच्चे जिन्हें हैं, जो लोग बिलो 5 ईयर्स हैं, उनमें ये देखा गया है कि जिनके उल्टी और दस्त ज्यादा लगते हैं तो उनके अंदर पानी की कमी होती है, तो वो एक मौत का कारण बनती है, खासकर हमारी डेवलपिंग कंट्री और मैं इंडिया की बात करूंगा तो।
तो इंडिया के अंदर जो मोर्टेलिटी रेट है बिलो 5 ईयर बिकॉज ऑफ द डिहाइड्रेशन वेरी ज्यादा है। तो उसको अगर बच्चों को खासकर ध्यान रखें, अगर उल्टी और दस्त लगते हैं खासकर इस सीजन में, तो इमीडिएटली डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। ठीक है, दैनिक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं रणबीर सिंह रोहतक से। रणबीर जी बहुत स्वागत है, जल्दी से अपना सवाल रखिए सर। भाई नमस्कार। नमस्कार सर, बड़ा अच्छा प्रोग्राम देख रहे हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा हमारा गर्भवती महिलाओं को बताएं, आजकल की हमारी बेटियां हैं हो गए हैं, वो फूड पॉइजन, ये फूड जो बाहर का खाना है इसको ज्यादा पसंद करती हैं, चाउमीन बर्गर ये वो, और घूमना तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करते कि शरीर का पसीना निकले। जब तक शरीर का पसीना नहीं निकलता तब तक आदि बीमारियों को जन्म हम खुद देते हैं। एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है, और हमारे और आपकी बात नहीं मानेंगे हमारी बहन बेटियां, डॉक्टर अगर उनको कहेगा, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि ज्यादातर लेडीज के पास जाती हैं और उपजाते कहते आप तो गर्भवती आप बेड रेस्ट रखिए। अरे बेड रेस्ट में तो आपका ऑपरेशन होगा, आपका शरीर नहीं खुलेगा, आप घूमो फिरो, इस टाइप की थोड़ी डॉक्टरों द्वारा रिक्वेस्ट है मेरी, ये बातें बताया अगर सही मानते हैं डॉक्टर साहब। ठीक, रणबीर जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना सवाल रखने के लिए। डॉक्टर रमेश, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगा, और मेरा अगला सवाल भी आपसे ये था, खासतौर पर हम लोगों को जागरूक करते हैं, माँ बाप भी कई बार कोशिश करते हैं बच्चों को समझाएं कि भाई फूड पॉइजनिंग की जो बड़ी समस्या है, बाहर का खाना हमें ना खाएं, लेकिन बच्चे हैं जो मानते नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके से डॉक्टर रणबीर जो हमारे दर्शक हैं उनकी तरफ से भी कहा गया कि खासतौर पर गर्भवती महिलाओं की अगर बात करते हैं तो उनके लिए कितना अहम है ये? आप उनका क्वेश्चन काफी अच्छा है। गर्भवती महिलाओं के अंदर यूजली क्या होता है, खून की कमी हो जाती है जी। और ये देखा गया है अकॉर्डिंग टू दी बहुत सर्वे हो चुके हैं हमारी कंट्री के अंदर, और करंट NFHS 5 हम बोलते हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डाटा हमारे पास अवेलेबल है जी। उसमें ये देखा गया है कि मोर देन 50% ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन, गर्भवती महिलाएं जो है एनीमिक है। एनीमिया का कारण वही है कि ना खाना, या जिससे खून बनता है वो चीजें ना खाना। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा गर्भवती महिलाओं से कि वो चीजें खाएं, खासकर ग्रीन लीफी वेजिटेबल हम बोलते हैं, पत्तेदार हरे पत्तेदार सब्जियां वो खाएं, सो दैट आपके अंदर खून की कमी ना हो। अगर खून की कमी नहीं होगी तो आपके अंदर लड़ने की शक्ति उतनी ज्यादा होगी, और जितनी लड़ने की शक्ति होगी ज्यादा होगी, आप उतने स्वस्थ रहेंगे, और आपका जो बच्चा होगा उतना ही वो स्वस्थ पैदा होगा। तो जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि बाहर का सेवन, खासकर हम फूड पॉइजनिंग की बात कर रहे हैं इस आज के टीवी चैनल के ऊपर, आज के इस शो के अंदर, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि गर्भवती महिलाओं के अंदर अगर उल्टी और दस्त लग गए, ऑलरेडी उनके अंदर इम्यून सिस्टम वीक है, तो नो डाउट उनको एडमिट करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये है कि बाहर का खाना ना खाएं, बाहर के खाने से बचें, घर में जितना अवेलेबल है, घर में जो भी अवेलेबल है, मैं तो कहता हूँ जो भी अवेलेबल बनाए, खुद बनाए और खुद खाएं, जितना खाएंगे वो आपके लिए अच्छा है। बाहर के खाने में जंक फूड है सारा, वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, और आने वाले बच्चा जो आप पैदा कर रहे हैं उनके लिए भी ठीक नहीं है। ठीक है, और ये मेरी रिक्वेस्ट है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो है, मैं पूरे इंडिया से रिक्वेस्ट करूंगा, पूरी महिलाओं से रिक्वेस्ट करूंगा जो गर्भवती महिलाएं हैं, कि हमारे अंदर हमारी फीमेल्स के अंदर खून की बहुत कमी रहती है। अगर खून की कमी हो रहती है तो उससे कई बार क्या होता है, वो घातक भी हो जाती है, मैटरनल मोर्टेलिटी बोलते हैं, माएँ मर जाती है खून की कमी से। तो उससे बचने का तरीका एक यही है कि खाने का सेवन जो है वो ठीक रखें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाएं। सर मैं आता हूं आपके पास, इस पर और बात करूंगा क्योंकि मसला बहुत गंभीर है, क्योंकि खून की अगर आप जिक्र यहां पर कर रहे हैं तो ये मसला गंभीर है, इसको समझने की जरूरत है, लोगों को जागरूक करने की भी जरूरत है। डॉक्टर अमन, मैं आपका भी रुख करूंगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जो है वो जुड़ गए, नीरज जगाधरी से। नीरज बहुत स्वागत है, जल्दी से अपना सवाल रखिए सर। सर मैं सबसे पहले आपको नमस्कार करता हूँ। मेरा सवाल डॉक्टर रमेश वर्मा सर से है। डॉक्टर रमेश वर्मा सर, मेरे को बुखार हो गया था, 4-5 दिन हो गए मुझे बुखार हो गया था। मैं अपने एरिया के निजी हॉस्पिटल में दिखाने गया, मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। 4 दिन बाद मेरे 103 बुखार। नीरज मुझे आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, थोड़ा जोर से बोलिएगा आप। सर मेरा सवाल रमेश वर्मा डॉक्टर सर से है जी। मुझे बुखार हो गया था 103, मैंने टेस्ट करवाए, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई उसमें, लेकिन अब मेरे अंदर इतनी कमजोरी है कि मैं चल फिरने में असमर्थ हूँ। अब मैं कच्चा दूध और नारियल का पानी ये पी रहा। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी मैं कितने दिनों बाद रोटी खाना स्टार्ट करूँगा और चिकन खा सकता हूँ? आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। यूजली
क्या होता है कि जो वायरल फीवर होता है वो 102 101 के आसपास रहता है और सडनली उतर जाता है, तो उसको वायरल फीवर ही बोलते हैं। आपको वायरल फीवर ही था और 4 दिन के बाद आपका उतर गया है, उसको जो आपको अंदर वीकनेस है उसको पोस्ट वायरल वीकनेस बोलते हैं। वो आपके अंदर नहीं, जिसको भी वायरल इन्फेक्शन होगा उसके अंदर वीकनेस आएगी। उस वीकनेस को दूर करने के लिए आप घर पे अवेलेबल जितना भी खाना है, जैसा आप रूटीन में खाना खाते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है, लेकिन खाना आपने घर का ही है, तो खाना घर का खाइए, जो आपको अच्छा लगता है वही खाइए। आने वाले टाइम के अंदर 2 या 3 दिन के अंदर आप बिल्कुल ठीक होने वाले हैं। तो खाने का जरूर मत छोड़े, खासकर ग्लूकोज का पानी, शिकंजी, इस तरह की चीजें जरूर लें, सो दैट आपके अंदर जो कमजोरी है वो दूर हो सके। हाँ, कच्चे दूध का मैं आपको नहीं एडवाइस करूंगा। अगर आपने कोई भी दूध पीना है तो वो उबाल के पिए, क्योंकि कच्चे दूध के अंदर कई बार क्या होता है, कीटाणु होते हैं जिससे आपको दस्त या उल्टी लग सकते हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि कच्चा दूध ना पिए, वो उबाल के पिए। कॉलर नीरज ने एक और यहाँ पर सवाल ये भी जोड़ा था कि क्या वो नॉनवेज का सेवन कर सकते हैं 1-2 दिन में? नहीं, नॉनवेज का सेवन ना करें, अभी रुक जाएं आप, क्योंकि अंदर आपके अंदर वीकनेस है, इम्यून सिस्टम आपका लोअर है। अगर आपने नॉनवेज खाया और वो इन्फेक्टेड है तो आपको उल्टी और दस्त लग सकते हैं। तो मेरी ये राय रहेगी 10 to 15 डेज के बाद अगर खाना चाहें तो अपने घर का खाएं। वो भी मैं कहता हूँ कि बाजार का ना लाएं, घर पे ही बनाएं और घर का ही खाएं। उम्मीद है नीरज को उनका जवाब जरूर मिल गया हो। डॉक्टर अमन, मैं आपके और करना चाहूंगा इशारा इस और भी किया गया था एक कॉलर की तरफ से, खासतौर पर गर्भवती महिलाओं की बात करते हैं, उनमें खून की कमी भी हो जाती है, जैसा कि प्रोफेसर रमेश ने भी जिक्र किया गया था। आयुर्वेद के लिहाज से अगर बात करते हैं, खून बनाने की अगर कोशिश की जाती है, गर्भवती महिलाओं की खासतौर पर बात की जाती है, तो आयुर्वेद में उसमें क्या क्या उपाय हैं? सर, सबसे पहले ये बताया गया जितने भी हमारे लोहे के पात्र हैं उनमें हम खाना बनाएं, उसके थ्रू जो लोहा, जो आयरन केमिकल्स हमारे अंदर जाएंगे फेरस के फॉर्म में या फेरेटिक। हेलो जी जी, सुन पा रहे सर हम आपको। जी सर, सबसे पहले हम जितने भी हम अपने बर्तन इस्तेमाल करते हैं, जैसे कढ़ाई का इस्तेमाल होता था पहले लोहे की, तो वो हम लोहे के पात्रों में अगर खाना बनाएं तो उससे भी काफी ज्यादा आयरन के अमाउंट खाने में बढ़ जाती है। दूसरा, हमारे आयुर्वेद में काफी सारी ऐसी मेडिसिन है, जैसे पुनर्नवादी मंडूर हो गया या और भी लोह भस्म हो गया, जिसका हम सेवन करवाते हैं पेशेंट को हमारे ओपीडी में, उसके थ्रू भी हम एनीमिया को ट्रीट करते हैं। साथ ही साथ कॉलर ने एक और प्रश्न किया था कि एक्सरसाइज को लेके बेड रेस्ट बता दिया जाता है डॉक्टर की तरफ से, वो बिल्कुल ही उचित नहीं है। हालांकि ऐसे, ठीक डॉक्टर अमन, हालांकि जी अपनी बात रखिए सर आप। हाँ, हालांकि ऐसे रूप में हम अगर सुबह उठ के प्राणवायु का सेवन करें, एक्सरसाइज करें, तो हमारी बॉडी की जितनी भी ऑक्सीजन डिमांड है, मेटाबॉलिक डिमांड है, वो पूरी हो जाती है और गर्भवती महिला के साथ साथ बच्चे के लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है। ठीक है डॉक्टर रमेश, मैं आपके और करना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा, एब्डोमिनल क्रैम्प की बात करें और डायरिया के सिम्टम्स हों तो बेस्ट यही होता है, जैसा कि हम जानते हैं और पढ़ते हैं, डॉक्टर बताते हैं कि आप लिक्विड पे रहें, और अगर कुछ खाकर ही कुछ लोगों को तसल्ली मिलती है तो उनके लिए क्या सजेशन रहेगी सर? आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यूजुअली जब भी दस्त लगेंगे तो पेट में क्रैम्प्स आते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मरोड़े आते हैं। बेसिकली इंटेस्टाइन के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है और इंटेस्टाइन जो है वो हिलती है, आगे पीछे होती है। अगर जो किसी चीज के अंदर इन्फ्लेमेशन है और आगे पीछे हो रही है तो वो दर्द होता है, तो उसको हम कहते हैं कि आपके अंदर स्पाज्म है और आपके अंदर कॉल की पेन है। आपके अंदर जो पेन है वो बिकॉज ऑफ द वायरल इन्फेक्शन है, तो उससे घबराए ना। सिंपल अपना, जैसे हमने आपको बताया था, अगर वायरल इन्फेक्शन है तो आपको कुछ नहीं लेना, और अगर सीवियर, अगर उल्टी और दस्त लगे तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। ठीक है, डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर अमन, मैं आपकी ओर करना चाहूंगा, फूड पॉइजन होता है तो बॉडी से पानी ज्यादा निकलता है और लूज मोशन के कारण जो है पानी की कमी भी हो जाती है, ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में हमारे आयुर्वेद में लाजमंड बताया गया है, जो खील जो हम आमतौर पर देखते हैं, आता हूं सर आपके पास जी, उसके द्वारा जो बनाया गया बॉइल्ड वाटर है वो हमें पीना चाहिए। ये साथ साथ में तो पानी की कमी को दूर करता है, साथ साथ में जितने भी शारीरिक कमजोरी आ जाती है उसको भी दूर करता है। धीरे धीरे जो अग्नि है हमारी उसको प्रज्वलित करने का काम करता है, जठराग्नि दीप्त होती है। साथ साथ में लाजमंड के बाद में हम जो भी कृत यूज होते हैं, जो भी दाल का पानी वगैरह, तो उस पे पेशेंट को लेके आते हैं, लाजमंड फिर कृत यूज और फिर उसके बाद नॉर्मल भोजन स्टार्ट करवाते हैं। ठीक, प्रोफेसर रमेश आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक WHO का ORS रिकमेंडेड साल्ट आता है, ORS जिसे हम बोलते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। उसने कितने लोगों की जान बचाई है हम कह नहीं सकते पूरी वर्ल्ड के अंदर। तो मैं एडवाइस करूंगा जिनको भी उल्टी या दस्त लगे, मार्केट्स में ORS अवेलेबल है, 1 चम्मच 1 गिलास में डालनी है और आपने पीनी है। पीना आपने उतना ही है जितना आपको आपकी बॉडी में जाए।
कोशिश करें सिप सिप करके पिए, क्योंकि आपको वॉमिटिंग भी है। सिप सिप अगर करके पिएंगे तो आपको वो पच जाएगा। और सिंपल तरीका, अगर आपको ओआरएस नहीं मिलता बाजार में तो सिंपल तरीका है, घर में पानी ले, 1 लीटर पानी ले, उसमें 2.5 चम्मच चीनी डालें और चुटकी भर नमक डालें, उसको मिलाएं और थोड़ा सा नींबू डालें। हम उसको बोलते हैं शिकवंजी हिंदी में। हम लोग यूजुअली जो घर में शिकवंजी पीते हैं, अगर बेटर है कि शिकवंजी टाइप का टेस्ट घर में बनाएं और वही पिए। ये सबसे अच्छी आपकी एडवाइस रहेगी ड्यूरिंग वॉमिटिंग एंड डायरिया। तो उम्मीद करते हैं दर्शकों को सभी बीमारियों से, जिस तरीके से यहाँ पर फूड पॉइजनिंग की बात करते हैं, बारिश में खासतौर पर जिस तरीके से विकराल रूप धारण कर लेती बीमारियां, उनका इलाज मिल रहा होगा। और हमारी आपसे यही दरखास्त है कि आप जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़े। 2 दर्शक हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगा पीयूष नायक का। पीयूष जी, बहुत स्वागत है आपका, जल्दी से अपना सवाल रखिए। जी पीयूष, सुन पा रहे आप मुझे? जी पीयूष जल्दी से अपना सवाल रखिए। सर मेरा सवाल ये था कि मतलब मुझे खाना लगता नहीं है सर, मैं कुछ भी खाता हूँ और मतलब आजकल डकार थोड़ी है, जैसे मतलब एसिडिटी वाली आने लग गई है सर। ठीक, पीयूष आपकी उम्र कितनी है? सर मेरी एज है 20। ठीक है, तो डॉक्टर रमेश, आपसे मेरा सवाल यही है, खासतौर पर युवाओं की बात करते हैं, उनमें सबसे ज्यादा गंभीर समस्या देखी जाती है, वो खुद कुछ भी खाते हैं, उनको पचता नहीं है और शिकायत ये रहती है कि भाई लगता भी नहीं है। तो ऐसे में क्या किया जाए? ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये बॉडी में हम खाएं और लगे ना। आप बाहर का सेवन बंद करें। मैं आपको बार बार कहता हूं कि बाहर की खाने की वजह से आपके इंटेस्टाइन पे असर आएगा, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। अगर डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगी तो आपकी जो बॉडी के अंदर वो जो खाना पीना वो लगेगा नहीं और आप डायरिया के थ्रू निकल जाएगा। तो यूजुअली यंग जो हमारी जनरेशन है, आजकल हम स्नैक्स फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं, जो हम रिकमेंड नहीं करते। हम कहते हैं कि बाहर का खाना ना खाएं, आपकी इंटेस्टाइन कमजोर हो जाएगी, आपकी डाइजेशन प्रॉब्लम आएगी, आपकी जो ग्रोथ है, जो आपकी बॉडी बिल्डिंग है, वो आप प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि खाओ और लगे ना। हाँ, एक जीन्स फैक्टर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके फादर मदर कमजोर हैं या पतले हैं तो आप पतले रहेंगे, अगर आपके फादर मदर की बिल्ड अच्छी है तो आप बिल्ड रहेंगे। आप वो भी देखें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पतले हैं और एकदम मोटे हो जाए, या मोटे आपके फादर मदर हैं तो आप पतले हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वो भी एक फैक्टर है। हाँ, लेकिन आप बाहर का ना खाएं, कोशिश करें घर का खाएं। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि जंक और स्नैक, ये दोनों चीज बड़ी खतरनाक है, आने वाले टाइम में ये आपको प्रॉब्लम करेंगी। तो घर में बनाएं और घर का खाएं। ऐसा नहीं हो सकता कि घर में खाएं और उसका ना लगे, ऐसा नहीं, इम्पॉसिबल। बहुत जरूरी था सर, ये जो मिथ यहाँ पर फैला हुआ है उससे आपने पर्दा उठाया और लोगों को जागरूक किया। आयुर्वेद कंसल्टेंट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अमन, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, यही सवाल मैं आपसे करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, सुभाष चरखी दादरी से। सुभाष सर, बहुत स्वागत है आपका, जल्दी से अपना सवाल रखिए सर। सुभाष, सुन पा रहे आप मुझे? हेलो, चलिए, सुभाष जी से संपर्क हमारा टूट गया है। डॉक्टर अमन, आपसे जानना चाहूंगा, आयुर्वेद की खासतौर पर लिहाज से बात करते हैं, क्योंकि युवाओं की अगर बात करते हैं तो उनमें अक्सर ये मिथ रहता है, ये परेशानी रहती है, समस्या उनके सामने रहती है, भाई जिम भी कर रहे हैं हम खाना पीना भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर पर लग नहीं रहा है, जिसपे से पर्दा उठाया प्रोफेसर रमेश ने। आयुर्वेद की लिहाज से अगर बात करते हैं तो कैसे देखते हैं आप इसे? सर, इसको हम देखते हैं स्रोतस्थ दृष्टि से। जो हमारे चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू बॉडी अपटेक करती है खाने को, जो भी हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, वहां पे एब्जॉर्प्शन की कमी हो जाती है। इंटेस्टाइन से अगर आप न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करवा पाएंगे अपनी बॉडी को तो खाना लगता नहीं है। वो उस वे में पेशेंट कह रहा था। साथ में उन्होंने कहा कि खट्टी डकारों से हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी जो अग्नि है उसमें विकृति है। इस तौर पर हम एविपत्तिकर चूर्ण का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि एविपत्तिकर चूर्ण मधुमेह रोगियों को नहीं दिया जाता। ये हालांकि आपका डॉक्टर अच्छे से डिसाइड कर लेगा। साथ ही साथ जो अगर जिम करते हैं तो उनके स्थिरत्व दृष्टि होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हालांकि जो हमारे दर्शक थे जिन्होंने अभी कॉल किया, हो सकता है कि वो व्यायाम का उपयोग ना करते हो, अगर करते भी हो तो गलत ढंग से करते हैं। अगर व्यायाम अच्छे से किया जाता तो स्रोतस्थ दृष्टि नहीं हो सकती। जो भी आप खाएंगे वो शरीर के अच्छे से लगेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, प्रोफेसर रमेश, मैं आपकी और रुख करना चाहूंगा और आपसे जानने की कोशिश करूंगा, खासतौर पर इंटरनल ऑर्गन्स की अगर बात करते हैं, कैसे हम इनको स्ट्रांग बना सकते हैं कि हम कुछ भी खाएं, हमारे शरीर पर लगे, हम जो है बीमारी से कहीं ना कहीं दूर रहें? सीजनल फ्रूट में हमेशा कहता हूँ, अगर आपकी बॉडी अपने आप को स्वस्थ रखनी है, जितने भी ऑर्गन है, लीवर हो चाहे किडनी हो या इंटेस्टाइन हो, स्टोमक हो, अगर आपको बॉडी अपनी स्वस्थ रखती है तो सीजनल वेजिटेबल और सीजनल फ्रूट ही खाएं।
ये बहुत जरूरी चीज है। अगर आप सीजनल फूड खाएंगे, वेजिटेबल खाएंगे और घर का खाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आपका लीवर खराब हो जाए या इंटेस्टाइन खराब हो जाए। हाँ, अगर आप बाहर का खाते हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। बाहर का खाने के बाद आपका लीवर भी खराब हो सकता है, इंटेस्टाइन भी और किडनी भी। तो बाहर का सेवन ना करें। मैं तो बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, बीइंग एज ए फिजिशियन, कि लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि अपने बच्चों को या आप लोग खुद बाहर का सेवन ना करें, ना करें, ना करें। और सवाल ये भी है कि हम खासतौर पर बाहर से सब्जियां जो लेकर आते हैं उनको भी बेहद धोने की जरूरत है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जो सैलेड में हम यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल खीरा जिसे मैं कहूंगा, या टमाटर हम लोग खाते हैं सैलेड के अंदर, उसको जरूर वाटर में धोएं। वाटर में धोने का तरीका भी एक ये है कि फ्लो वाटर, अगर आपका टैप ऊपर से चलना चाहिए और नीचे आपका पानी बहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाल्टी में या किसी मग्गे में आप अपना वेजिटेबल या फ्रूट धो के खाएं। तो वेजिटेबल जितनी भी मैंने आपको बताई है सैलेड वाली, तो वो धो के खा सकते हैं। बाकी सब्जियां आप पका लेते हैं तो उसमें कीटाणु जितने होंगे मर जाएंगे। रही फ्रूट्स की बात, फ्रूट्स भी आके घर पे धोएं। फ्लो वाटर उसको हम बोलते हैं कि फ्लो वाटर के अंदर जितने भी फ्रूट्स हैं, चाहे कोई भी है, मैंगो हो, चाहे आपका फॉर एग्जांपल अमरूद हो, कोई भी हो, तो वो धो के खाएं। क्योंकि अगर धो के नहीं खाएंगे, क्योंकि फ्रूट हो सकता है आपका कहीं नीचे गिर के शॉपकीपर ने ऊपर रख दिया, तो हो सकता है उसके अंदर कीटाणु लगे हो, तो वो कीटाणु अगर आपके पेट में चले गए तो नो डाउट फिर आपको इन्फेक्शन होगा ही होगा। तो वेजिटेबल और फ्रूट्स धो के खाएं और धो के पकाएं। चलिए, दूसरे पड़ाव में आपसे जानने की कोशिश करूंगा और दूसरा सवाल जब मैं आपसे करूंगा कि डेंगू से कैसे बचा जाए। आयुर्वेद कंसल्टेंट डॉक्टर अमन भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर अमन, आपसे जानना चाहूंगा, तुलसी की बात कर ले, अदरक की बात कर ले। तुलसी अदरक बहुत इफेक्टिव है। आयुर्वेद में पेट की समस्या के समाधान के लिए इनको महारत हासिल है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसे में इनका सही इस्तेमाल हो तो कुछ हद तक राहत मिल सकती है। डॉक्टर अमन। जी सर, तुलसी ही अदरक नहीं, और भी काफी ऐसे बहुत सारी मेडिसिन हैं आयुर्वेद में जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम के रूप में काम करती हैं। वही दवाई आपके एंटीबायोटिक की तरह भी काम करेगी, वही दवाई आपके डाइजेस्टिव को प्रदीप्त करने का भी काम करेगी, वही दवाई आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी ठीक करने के लिए काम करेगी। वो चिकित्सक के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको किन दोषों को देखते हुए कौन सी दवाई का प्रयोग कर रहा है। साथ ही साथ अभी प्रोफेसर रमेश वर्मा जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि बाहर का खाना ना खाएं, लेकिन जिन लोगों ने बाहर का खाना खा चुके हैं, अब वो कैसे अपने आप को डिटॉक्सिफाई करें। तो जिन्होंने इतना मल, इतनी जो गंदगी अपने अंदर इकट्ठी कर ली है, उसको साफ करने के लिए आयुर्वेदिक उपाय बताया गया पंचकर्म के थ्रू, डिटॉक्सिफिकेशन के थ्रू। वमन करवाएं, विरेचन कराएं समय समय पर। मार्च और अप्रैल के महीने में आप वमन करवा सकते हैं। सितंबर और अक्टूबर जो भी आने वाला समय है उसमें आप विरेचन करवा सकते हैं। इनसे आपकी जो बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी, जो आपके अंदर मल पड़ा होगा वो बाहर चला जाएगा और आपकी इम्यूनिटी, आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य, आपकी मानसिक संतुलन, बहुत सारी एक लय में आके काम करेंगे और जो आपका एफर्ट जो भी आपके काम के प्रति होगा वो अलग से देखने को मिलेगा इसमें। चलिए, उम्मीद करते हैं जो भी दर्शक देख रहे हैं इन राय को अपने जिंदगी में अपनाएंगे। प्रोफेसर रमेश, मैं आपके और करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा, सवाल मेरा यह है कि बारिश की खासतौर पर बात करते हैं, सबसे ज़्यादा खतरा जो है माँ बाप को भी रहता है, लोगों को भी रहता है, बच्चों को भी रहता है, वो है डेंगू का। डेंगू से कैसे बचा जाए और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और कैसे हम अपने को स्ट्रांग रख सकते हैं कि हम इसके शिकार न हो पाए? डेंगू मेरे हिसाब से आपको सबको पता है कि वो मच्छर की वजह से फैलता है। यूजली जो इसका मच्छर है वो व्हाइट स्ट्रिप्स होती हैं। अगर मच्छर की पहचान करें तो व्हाइट स्ट्रिप्स होंगी, उसकी बॉडी पे व्हाइट कलर की स्ट्रिप्स होंगी। यूजली वो दिन में ही काटता है, ये ध्यान करने वाली बात है कि दिन में काटता है। तो डेंगू अगर किसी पेशेंट को अगर होता है तो मैं उसके सिम्टम पहले बताता हूँ, फिर आपको बचने के उपाय बताऊंगा कैसे बच सकते हैं। तो अगर किसी को अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हाई ग्रेड फीवर हो जाता है 102, 103, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेक बोन फीवर। अगर आपकी हड्डियों में दर्द है, अगर आपकी हड्डियों में दर्द है, एक एक कण आपका जिसे कहते हैं कि दुख रहा है, सिर में दर्द है, आंखों में दर्द है, और अगर आपको वॉमिटिंग महसूस हो रहा है, खाने में कमी आ रही है, तो हो सकता है आपको डेंगू हो। अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स हैं तो एक बार कोशिश करें कि डेंगू का टेस्ट कराएं। अगर डेंगू पॉजिटिव होता है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी ना घबराएं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 4 से 5 दिन के अंदर फीवर उतर जाता है। सिंपल आपने एक पैरासीटामोल की टैबलेट आती है, अगर बड़े हैं तो 650 और बाकी एज वाइज हम लोग देते हैं। तो सिंपल पैरासीटामोल की टैबलेट आपने लेनी है, 4 से 5 दिन वेट करना है। अगर आपका फीवर नहीं उतरता तो अपने जो भी आपके फिजिशियन है, जो भी आप जिस डॉक्टर को दिखा रहे हैं, डॉक्टर को जानते हैं, उनसे कंसल्ट कीजिए। क्योंकि डेंगू के अंदर एक ही प्रॉब्लम आती है, वो होते हैं प्लेटलेट्स। अगर प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, मैं तो कहता हूँ तो भी ना घबराएं। अगर बिलो 20,000 के अगर कम हो जाते हैं तो इमीडिएटली आप डॉक्टर से कांटेक्ट करें। हाँ,
लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसका भी इलाज है, प्लेटलेट हम लोग आजकल हॉस्पिटल में चढ़ा देते हैं, तो पेशेंट की कोई मोर्टेलिटी या कोई डेथ नहीं होती आज के दिन में। चलिए, उससे बचने का एक ही उपाय है, आप लॉन्ग स्लीव्स कपड़े शर्ट पहने, पैंट अपने पूरी पहने, ताकि सो दैट आपको मच्छर आपको कहीं बाइट ना करे। मॉस्किटो रेपेलेंट घर पे लगाएं। बाहर पे जाते हैं तो आजकल मॉस्किटो क्रीम्स आती हैं, वो लगाएं। मॉस्किटो कपड़ों के ऊपर लगाने में कुछ सोल्यूशन आते हैं जिससे मॉस्किटो आपको बाइट नहीं करता, वो रेपेलेंट होते हैं। मॉस्किटो आपके पास आते नहीं है, तो वो अगर हो सके तो नेट आते हैं, इंसेक्टिसाइड नेट्स आते हैं। अगर घर में फॉर एग्जांपल अगर बेड है उसके चारों तरफ अगर नेट लगा लेते हैं तो नेट लगा के से सोए। हाँ, अगर किसी को डेंगू है तो घबराए ना, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इलाज अवेलेबल है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और कुछ सावधानियां जिनको बरतेंगे तो हम इनसे बचने की जरूरत है। डॉक्टर अमन, आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा, खासतौर पर जिसका जिक्र जो है प्रोफेसर रमेश ने भी किया। डेंगू में सबसे बड़ी गंभीर समस्या ये जो आता है कि भाई प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। आयुर्वेद के लिहाज से अगर बात करते हैं तो कैसे उनको रिकवर किया जा सकता है? जी, डॉक्टर रमेश ने बहुत अच्छे से बताया यहाँ पे कि प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। हालांकि देखें तो डेंगू के लिए मॉडर्न में कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है कि ये दवाई डेंगू को ठीक कर देगी। बुखार को कंट्रोल करने के लिए, फ्लू थेरेपी को मैनेज करने के लिए एलोपैथी में बहुत ही अच्छे उपाय हैं। लेकिन आयुर्वेद में देखें, जो पपीते की पत्तियां होती हैं, साथ ही साथ जो गिलोय होती है, उसका अगर काढ़ा बनाएं, लेकिन काढ़ा बनाने का एक तरीका रहता है। काढ़ा बनाने का तरीका होता है, आप गिलोय के जो भी डंडियां हैं उनको तोड़ेंगे, उबालेंगे, लेकिन उसको ढकें ना, उसके ऊपर ढक्कन ना रखें। और जब वो पानी 1/4 बच जाए तब उसको एक बार में ही कंज्यूम करना है, सिप सिप करके। ये नहीं कि सुबह का बनाया काढ़ा आप शाम को लेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और जिस तरीके से डॉक्टर की तरफ से तमाम उपाय बताए गए हैं, सावधानियां बरतने की बेहद जरूरत है, क्योंकि कई बीमारियों के शिकार इस मौसम में हम हो सकते हैं। आज के लिए खास कार्यक्रम में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।